बाजार भारी गिरावट के साथ हुआ बंद। निफ्टी करीब 500 अंक फिसल कर 22,330 के पास बंद। निफ्टी बैंक करीब 4% की कमजोरी के साथ 50,300 के नजदीक हुआ बंद। आरबीआई के फॉरेक्स कैप से बैंकिंग शेयरों पर दबाव। एक्सिस, कोटक और इंडसइंड, वहीं एचडीएफसी बैंक 2 से 5% तक फिसले। एसबीआई, यूनियन बैंक, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा भी 4 से 5% कमजोर। आरबीआई के फैसले से रुपए में तेजी बरकरार, लेकिन ऊपरी स्तर से गिरावट। फिलहाल दिन के ऊपरी स्तर से 60 पैसे से ज्यादा फिसल कर $1 के दाम ₹94.80 के पास। आरबीआई ने बैंक्स को 100 मिलियन से ज्यादा डॉलर नहीं रखने का दिया है निर्देश। यूएई और बहरीन की बड़ी एल्यूमीनियम कंपनियों पर ईरान के हमले से एल्यूमीनियम शेयरों में चमक। नैल्को, वेदांता और हिंडाल्को 1 से 4% चढ़े। सेल भी करीब 3% तक मजबूत। कमजोर सेंटिमेंट्स और मांग घटने की आशंका से रियल्टी शेयरों पर भी लगातार दूसरे दिन दबाव। ब्रिगेड, अनंतराज और प्रेस्टीज 4 से 5% टूटे। डीएलएफ, लोधा, शोभा और गोदरेज प्रॉपर्टीज भी 2 से 4% फिसले। मार्च के बेहतर डिलीवरी बुकिंग से अर्बन कंपनी का शेयर करीब 4% चढ़ा। मार्च में कंपनी के इंस्टा हेल्थ प्लेटफॉर्म पर 10 लाख से ज्यादा की बुकिंग। तेलंगाना में एनएचएआई से मिले बड़े ऑर्डर से केएनआर कंस्ट्रक्शंस में दिखा 3% का उछाल। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर मिला 1734 करोड़ का ऑर्डर। नमस्कार, हमारे इस खास शो कल की तैयारी में आपका स्वागत है। लेकिन इस बार आपकी तैयारी जो है वो बुधवार की कराने जा रहे हैं। हाँ, ट्रंकेटेड वीक है और बाजार जो है कल एक मार्केट हॉलिडे पर होंगे और इसी वजह से परसों की तैयारी आपकी आज हम करवाने की कोशिश करेंगे। और बाजार में हम देख रहे हैं गिरावट और बिकवाली का दबाव। अच्छा ही है कि ट्रंकेटेड वीक है, इस हफ्ते 2 छुट्टियां हैं और बाजार में जिस तरह से ग्लोबल टेंशन्स के चलते लगातार बिकवाली दिख रही है, ये बाजार में वॉच लिस्ट पर मार्केट और इंडिसेस को रखना ही एक रैशनल रणनीति इस वक्त तो साबित हो रही है। लगातार हम भी हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स को एक्सपर्ट्स के जरिए यही एडवाइस दे रहे हैं कि सोच समझ कर ही बाजार में उतरे। इस वक्त लास्ट ट्रेडिंग सेशन को याद कर लेते हैं और उसके बाद आने वाले ट्रेडिंग सेशन की आपकी तैयारी करवाते हैं। देखिए, बाजार में कमजोरी रही, काफी बिकवाली का दबाव, ग्लोबल अनिश्चितताएं बाजार पर पूरी तरह से इस वक्त हावी होती नजर आ रही है। करीब 500 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी 22,330 के लेवल्स पर क्लोज हुआ। निफ्टी बैंक 4% की कमजोरी के साथ 50,300 के नजदीक। पॉइंट वाइज इंडिसेस की कमजोरी या तेजी को देखना चाहिए, क्योंकि वहां से ज्यादा समझ पड़ता है कि आखिर कितनी ज्यादा गिरावट या अपसाइड नजर आ रही है। छोटे मझौले स्टॉक सेंसेक्स में भी हम बिकवाली का दबाव ही देख रहे थे। सरकारी बैंक, निजी बैंक, बैंक्स, फाइनेंशियल्स का खेमा बुरी तरह से टूट रहा था। रुपए में रिकवरी आई जरूर। आरबीआई के फैसले से रुपए में हमने एक तेजी और रिकवरी का रुख देखा इनफैक्ट। और आपको बता दें कि आरबीआई इंटरवेंशन के बाद ये रुपए की रिकवरी जो है वो कितना ज्यादा संभलती हुई नजर आएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। मेटल एकमात्र सेक्टर था जो कि परफॉर्म कर रहा था। एल्यूमिनियम में हमने देखा 6% तक का उछाल देखने को मिला। न्यूज बैक्ड इंपैक्ट था जो कि नजर आ रहा था। ग्लोबल फ्रंट पर जो कुछ हो रहा है उसका ही असर इस वक्त अक्रॉस द ग्लोब मार्केट्स पर पड़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन चलिए, ऑल इन ऑल कमजोर सेशन रहा। यहां से आगे आने वाला सेशन कैसा रह सकता है, मार्केट के सेंटिमेंट्स कैसे हैं, मार्केट एक्सपर्ट बाजार को इस वक्त किस तरह से रीड कर रहे हैं और आने वाले सेशन के लिए आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए। चलिए इसी की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ पीसीजी रिसर्च एंड एडवाइजरी के एवीपी नंदीश शाह जुड़ गए हैं। वहीं पृथ्वी फिनमार्ट प्राइवेट लिमिटेड के हेड ऑफ रिसर्च हरीश जोजारे भी हमारे साथ जुड़े हैं। नंदीश, हरीश, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। नंदीश, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, एक नजरिया फंडामेंटली मार्केट पर अपना दीजिए, क्योंकि लगातार बाजार में टुवर्ड्स डाउनसाइड ही मूव्स नजर आ रहे हैं। कौन से ट्रिगर, कौन से फैक्टर, हाँ मिडिल ईस्ट टेंशन से राहत की खबर अगर आई तो बाजार में
तेजी का रुख वापस आएगा, लेकिन इस वक्त इमीडिएट राहत के कोई संकेत ही नहीं नजर आ रहे हैं। पे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है करंटली, एटलीस्ट यहाँ से ऐसा दिख रहा है कि एक बार अगर क्रूड वापस जो अभी $120 से अगर $100 या $80 तक आता है तो वो सबसे बड़ा ट्रिगर होगा फॉर इक्विटी मार्केट्स टू रिकवर। और स्पेशली जो अभी करंटली हमने देखा कि लास्ट हाफ एन आवर में जो बॉन्ड यील्ड करीबन 7% प्लस जो ट्रेड कर रहे थे वो किधर ना किधर नीचे आने चाहिए, बिकॉज दैट शोज दैट द एफआईआई कंटिन्यूज टू रिमेन नेट सेलर्स। तो ये दो बहुत बड़े ट्रिगर हो गए जो इक्विटी मार्केट को यहाँ से एक बड़ा रैली दे सकते हैं। तो बिल्कुल हाँ, ट्रिगर्स और फंडामेंटली कुछ राहत के संकेत का इंतजार लगातार हम कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त बाजार को कोई राहत फिलहाल के लिए तो नहीं मिल रही है। हरीश, आप बताएं टेक्निकली मार्केट को कैसे रीड कर रहे हैं? लास्ट सेशन ने काफी चैलेंजेस दिखाए, यहां से आगे इनफैक्ट कैटेगोरिकली हम हमारे व्यूअर्स को भी यही बता रहे थे, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को भी ये बता रहे थे कि कुछ लेकर ना जाएं, क्योंकि नहीं पता एक दिन की छुट्टी के बाद मार्केट कौन सी दिशा पकड़ेगा, कैसे पैन आउट होता दिखेगा। कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट के सेंटिमेंट्स को आप? वेरी गुड इवनिंग मानसी जी। बिल्कुल देखिए, लगातार हम एक बिकवाली का माहौल देखने मिल रहा है। लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम पर इंटैक्ट है अभी मार्केट्स में। अगर कोई भी छोटा भी हल्का पुल बैक आता है, वहां पे सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। निफ्टी ऑलमोस्ट डे लो के क्लोज के आसपास क्लोजिंग दिया हुआ है, तो अभी भी कहीं ना कहीं मार्केट्स में सपोर्ट्स के आसपास तो मूव हो रहा है निफ्टी, लेकिन अभी भी मेजर रिवर्सल ऑन द चार्ट दिखाई नहीं दे रहा है। अब बिल्कुल ये है कि स्टॉक्स में कंटिन्यूस सेल ऑफ के चलते मार्केट्स में ओवरसोल्ड सिनेरियो तो है, लेकिन अभी भी जिस तरह से मैंने बताया कि बिल्कुल यहाँ पे रिवर्सल का कोई भी सिनेरियो अभी तक फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट करना चाहिए मार्केट, जब तक ये पूरा सेटल नहीं होता है। एटलीस्ट एक स्ट्रॉन्ग अपमूव, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव क्लोज देना चाहिए, तब जाके मार्केट्स में एक पॉजिटिव मोमेंटम बिल्टअप होते हुए नजर आ सकता है। तब तक के लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा कॉशियस अप्रोच के साथ ही ट्रेड करना चाहिए और बहुत लिमिटेड पोजीशन लेके जाने की कोशिश करना चाहिए करंट लेवल से। का सपोर्ट्स की बात करते हैं निफ्टी में, 22,300 का एक इमीडिएट सपोर्ट है। आज के ट्रेडिंग में हमने उसको छूते हुए नजर आया, वहां से हल्का सा पुल बैक देखने मिल रहा था। मुझे लग रहा है कि अगर इसके टूट जाता है तो 22,000 से 22,000 21,950 का जो है, जो प्रीवियस स्विंग लोज थे 2025 मार्च का, मुझे लग रहा है कि वो अहम लेवल्स रहेंगे। मुझे लग रहा है कि उसके आसपास थोड़ा बॉटम आउट होने के ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आरएसआई वगैरह ओवरसोल्ड सिनेरियो में नजर आ रहा है, तो हो सकता है कि उस लेवल्स के आसपास से थोड़ा माइनर पुल बैक देखने मिल सकते हैं। तब तक के लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा एटलीस्ट वेट करना चाहिए। उसके पहले मुझे लग रहा है कि कोई मेजर लॉन्ग पोजिशन बनाना नहीं चाहिए, और बॉटम फिशिंग को भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए करंट लेवल से। ऑलराइट, तो चलिए ये रहा इंडेक्स पर फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों नजरिए आपके सामने हमने रखे हैं। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, और सवाल पूछने का तरीका हर रोज की तरह आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स फ्लैश होंगे। हमें संपर्क करें, बाजार से जुड़े आपके सवाल पूछें। मैं पूरी कोशिश करूंगी इस बुलेटिन में मार्केट रिलेटेड आपकी क्वेरीज को मैं सॉल्व कर पाऊं। एक ऑब्जर्वेशन है मेरा, हमारे काफी मार्केट पार्टिसिपेंट्स के जब सवालात आते हैं, काफी हद तक मैं देखती हूँ कि कई सारे ऐसे मार्केट पार्टिसिपेंट्स भी हैं जो कि पेनी स्टॉक्स में, क्योंकि सस्ते मिल रहे हैं, एंट्री कर जा रहे हैं और फिर सवाल भी पूछते हैं और नुकसान भी झेल रहे होते हैं। एक एडवाइस मेरी तरफ से कि लगातार हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स जो हैं आपको अच्छी पेडिग्री के, अच्छी क्वालिटी के स्क्रिप्ट सुझा रहे हैं। बिना रिसर्च किए गलत स्टॉक्स में निवेश ना करें, क्योंकि उससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान पाएंगे आप। इस वक्त बाजार के हालात ऐसे हैं कि अच्छे खासे स्क्रिप्ट्स में भी डाउन ट्रेंड्स नजर आ रहा है। अगर आपने पेनी स्टॉक्स में जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, आप बिना किसी रिसर्च के एंट्री कर ली है, तो फिर नुकसान बड़ा होगा। खैर, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, और पहला सवाल जो है परमजीत सिंह का है। हरीश, स्टैनले, ये जो फर्नीचर होम फर्निशिंग वाली कंपनी है स्टैनले लाइफस्टाइल, इस पर सवाल पूछ रहे हैं। इन्होंने खरीदारी की है करीब 1400 शेयर्स की, 223 अपने एंट्री लेवल, 226 अपने एंट्री लेवल बता रहे हैं। 123 के लेवल पर ये स्टॉक जा गया है, करीब 6% के डाउन ट्रेंड्स दिखाए हैं और कोई खास टेक्स है नहीं। काफी हद तक 700 करोड़ की मार्केट कैप वाली ये कंपनी है, और बिकवाली ही देखिए ये स्टॉक ने भी हमारे व्यूअर के लेवल से भी नीचे गया है। क्या आप इसे ट्रैक करते हैं?
मानसी जी, एक्चुअली स्टॉक को मैं ट्रैक नहीं करता हूँ, उसके चलते मैं ज़्यादा मेजर इसमें एडवाइस नहीं दे पाऊंगा। हाउएवर टेक्निकली चार्ट के स्ट्रक्चर देखें तो लगातार लिस्टिंग के बाद गिरावट देखने मिल रहा है। स्टॉक रिसेंटली थोड़ा होल्ड करने की कोशिश कर रहा था 250 के आसपास, लेकिन उसके बाद जैसे तोड़ दिया तो स्टॉक में लगातार गिरावट है। तो फिलहाल के लिए मेरे रडार पे स्टॉक नहीं है और मैं इसके ऊपर कोई एडवाइस नहीं दे सकता हूँ करंट लेवल। देखिए व्यूअर्स, यही मैं समझाने की कोशिश कर रही थी कि अच्छे फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स वाले स्टॉक्स लगातार हमारे एक्सपर्ट सुझाते हैं। ऐसे एंट्री अपॉर्चुनिटीज ना ढूंढें जिस पर चर्चा भी कम हो रही है, जिसमें फंडामेंटल और टेक्निकल्स भी कम है, स्टैटिस्टिक्स भी नहीं है और हमारे एक्सपर्ट के पास फिर राय भी नहीं होगी, क्योंकि ज्यादातर इन तरह के स्टॉक्स जो है इसे मॉनिटर नहीं किया जाता है। राहुल है कानपुर से, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस पर सवाल पूछा इन्होंने। नंदीश जी, आपसे रियल एस्टेट बास्केट पर ही एक टेक मैं जानना चाहूंगी और इनका सवाल है, इन्होंने 722 के दाम पर 722 723 के लेवल्स पर 35 शेयर्स ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के खरीदे हैं। पिछले दिनों हमने देखा था रियल एस्टेट कंपनियां जो है रियल एस्टेट सेक्टर में भी एआई एंड इनोवेशंस लेकर आ रही हैं। कैसे देख रहे हैं आप ओवरऑल इस पूरे सेगमेंट को, और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के लिए राय क्या होगी? हमारे व्यूअर के खरीदे दाम से तो नीचे गया ये स्टॉक। रियल एस्टेट पर करंटली हमारा व्यू थोड़ा न्यूट्रल है। और अगर मैं बात करता हूँ कि जो भी रियल एस्टेट में जो लग्जरी है और सेमी लग्जरी डेवलपर्स है, वहां पर अभी भी डिमांड एक अच्छी खासी हुई है। तो उसमें अगर हम देखते हैं तो प्लेयर्स लाइक डीएलएफ और लोडा और गोदरेज प्रॉपर्टीज, दीज आर आर प्रिफर्ड बेट्स। और अगर मैं साउथ बेस्ड इसकी बात करता हूँ रियल एस्टेट डेवलपर्स की, तो वहां पर हमारा प्रिफर्ड पिक इज प्रेस्टीज डेवलपर्स। ठीक है, तो चलिए रियल एस्टेट पर एक न्यूट्रल राय रखते हुए कुछ तमाम स्क्रिप्ट्स जहां पर फोकस है नंदीश ने हमारे सामने रखे। आगे बढ़ते हैं, हम अगले सेगमेंट हमारे वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक का रुख करते हैं। हरीश, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी, बताएं आज के वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक क्या होंगे आपके? देखिए, मेरे रडार पे एक स्टॉक है करंटली, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट कंडीशन के उसके चलते एक ही बाइंग का रिकमेंडेशन रहेगा मेरी तरफ से। और मुझे लग रहा है कि पूरा मार्केट में देखा है तो फार्मा स्टॉक में थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है। और उसमें से एलिवस लाइफ साइंस रहेगा, जो कि ग्लेनमार्क लाइफ साइंस है पुराना नाम। तो करंट लेवल्स पे बाय करने की या थोड़ा डिप्स में भी बाय करने की राय रहेगी। 970 से लेकर 960 के रेंज में खरीदारी की राय रहेगी। और टारगेट्स में लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में 1060 से लेके 1100 के तक का ऊपर के चांस मिल सकते हैं स्टॉक में। तो खरीदने की मौका बन सकते हैं करंट लेवल से भी। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 920 का। और मुझे लग रहा है कि स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो चलिए, ये राय ग्लेनमार्क लाइफ 1060 1100 तक के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए एज वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक 920 का स्टॉप लॉस 0.5% 1% डाउन ट्रेंड्स पर ये लास्ट सेशन में मिल रहा था। एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलने पर एज अ वीआईपी कैटेगरी स्टॉक यानी कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक के तौर पर इसमें एंट्री के बारे में सोचा जा सकता है। नंदीश जी, आपकी तरफ से वीआईपी शेयर्स क्या होंगे? मेरे एंड से है और टारगेट प्राइस इज 520। तो अगर मैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करता हूँ तो ये तीनों सेगमेंट में प्रेजेंट है, आपका आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। और करंटली उनका ऑर्डर बुक इज ऑल्सो डिसेंट। यहाँ पर हमारा प्रॉफिट ग्रोथ का एस्टिमेट अराउंड 20 to 22% है और हमारे एक साल का टारगेट इज 520। ओके, तो चलिए, ये एक राय फिलहाल हमें मिलती हुई। मेटल पैक पर एक टेक मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी। मेटल सेक्टर पर हरीश, आपकी राय, क्योंकि एल्यूमिनियम में काफी हद तक हमने मूव देखे थे और रिलेटेड इक्विटी मार्केट स्क्रिप्ट्स में भी इसी का एक असर था। बिल्कुल मानसी जी, अगर देखें टोटल मेटल पर्क में मुझे लग रहा है कि अभी भी तेजी बाकी है। जिस तरीके से
डिस्ट्रक्शन हो रहा है एल्यूमिनियम के स्टॉक, मुझे लग रहा है कि उसके चलते स्टॉक पाइल के ऊपर वहाँ पे भी मुझे अच्छे खासे मोमेंटम देखने मिल रहा है। और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि मेटल पैक आने वाले दिनों में भी आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ सकता है। अगर मार्केट में थोड़ा भी रिकवरी देखने मिल सकता है तो ये स्टॉक्स रहेंगे, मुझे लग रहा है कि पहले आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं। उसमें से बिल्कुल यहाँ पे हमारा प्रिफर्ड पिक रहेगा वेदांता से ही जाना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट दिया था पिछले साल में, जो कि मिड 2025 के आसपास, जो कि 560 570 के आसपास ब्रेकआउट दिया था, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। आने वाले दिनों में और अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिल सकता है और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है। तो कोई भी डिप मिलता है, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल वेदांता में खरीदने के मौके ढूंढना चाहिए। और आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि 800 से लेके 850 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं एक मीडियम टर्म आउटलुक में। अगर लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है कि और अच्छा रिटर्न्स देखने मिल सकते हैं इस स्टॉक में। एब्सोल्युटली हरीश जी, नंदीश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे व्यूअर्स की आने वाले ट्रेडिंग सेशन पर तैयारी करवाने के लिए। जाते जाते चलिए आपको बताते हैं कि आने वाले सेशन के लिए इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ट्रिगर्स और इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस क्या रहेंगे। अर्चना जुड़ गई है हमारे साथ इवेंट्स टू वॉच आउट से जुड़ी सारी डिटेल्स लेकर। अर्चना, ओवर टू यू। जी चलिए नज़र डालते हैं इस हफ्ते के टॉप ट्रिगर्स जहां आप नज़र बनाए रख सकते हैं। शुरुआत करते हैं भारत की। 31 मार्च को महावीर जयंती के अवसर पर भारतीय बाजार बंद रहेंगे। वहीं 1 अप्रैल को नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होगी, मतलब FY27 की शुरुआत होगी और साथ ही मार्च ऑटो सेल्स के नंबर्स आएंगे। 2 अप्रैल को HSBC मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा इंपॉर्टेंट होगा। वहीं वीकली फॉरेक्स रिजर्व्स और वीकली सेंसेक्स एक्सपायरी भी होगी। 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे के अवसर पर भारतीय बाजार बंद रहेंगे, तो यहां आप नज़र बनाए रख सकते हैं। ग्लोबली देखिए तो यूएस मार्केट से शुरुआत करते हैं। 31 मार्च को जॉब्स ओपनिंग डेटा आएगा। वहीं 1 अप्रैल को रिटेल सेल्स, ISM मैन्युफैक्चरिंग, S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा इंपॉर्टेंट होगा। 2 अप्रैल को इनिशियल जॉबलेस क्लेम के डेटा आएंगे। वहीं साथ ही ट्रेड डेटा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। 3 अप्रैल को अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आएगा। साथ ही नॉन फैम पेरोल, S&P ग्लोबल सर्विस PMI डेटा भी इंपॉर्टेंट होंगे। और साथ ही गुड फ्राइडे के अवसर पर 3 अप्रैल को यूएस मार्केट्स भी बंद रहेंगे। यूके में 31 मार्च को GDP डेटा इंपॉर्टेंट होगा। वहीं 1 अप्रैल को S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा भी आएंगे। यूरोजोन में 31 मार्च को CPI डेटा इंपॉर्टेंट होगा और 1 अप्रैल को S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI, साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट डेटा भी आएंगे। और 2 अप्रैल को ECB अपना इकोनॉमिक बुलेटिन भी रिलीज करेगा, तो यहाँ आप नज़र बनाए रख सकते हैं। चीन 31 मार्च को मैन्युफैक्चरिंग PMI, नॉन मैन्युफैक्चरिंग PMI भी डेटा रिलीज करेगा। साथ ही 1 अप्रैल को कैक्सिन मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा भी इंपॉर्टेंट होगा।